इतिहास में अपन पढ़ रहे थे तक सभ्यता, क्या पढ़ा अपन ने? सभ्यता। सभ्यता के कितने पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए? पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में पढ़ा अपन ने कालीगंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, पीलीभंगा सभ्यता। इसके अलावा पार्ट 2 में अपन ने पढ़ा रंगमहल सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। अब अपन तीसरा जो पार्ट पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे आहट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहट सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? आहट सभ्यता। आहट सभ्यता। आहट सभ्यता कहां पड़ती है? उदयपुर में। कहां पड़ती है? उदयपुर के अंदर। कौन सी नदी के किनारे पड़ती है? तो आहट सभ्यता की जो नदी है वो है आयड़ नदी। आयड़ या बेड़च या बनास। अब मैंने आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आयड़, बनास और बेड़च मैंने क्यों लिखा? जो आयड़ नदी है वो सहायक नदी किसकी है? बेड़च की। और बेड़च किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की। तो इस संस्कृति का एक अन्यथा दूसरा जो नाम है वो है बनास संस्कृति। बनास संस्कृति। तो क्वेश्चन आता है, मान लो कि बनास संस्कृति किस सभ्यता को कहते हैं? तो आयड़ सभ्यता को बनास संस्कृति कहते हैं। अब इसकी खोज, सबसे पहले मैं आपको एक बार ये क्लियर कर देता हूं, ये चैप्टर, उसके बाद में मैं आपको दूसरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। आयड़ सॉरी आयड़ नदी कहां बहती है? उदयपुर में। आयड़ कहां बहती है? उदयपुर। उदयपुर में एक जगह है उदय सागर। उदय सागर। उदय सागर झील में गिरने के बाद जो ओवरफ्लो में पानी निकलता है इसका, वहां से एक नदी का निर्माण होता है जिसको कहते हैं बेड़च। क्या कहते हैं? बेड़च नदी। बेड़च आगे चलकर बेड़च में नदी आके मिलती है गंभीरी। कौन सी नदी आके मिलती है? गंभीरी। कौन सी? गंभीरी नदी। कौन सी नदी मिलती है? गंभीरी। और गंभीरी के तट पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग बसा हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गंभीरी और बेड़च के संगम पर कौन सा दुर्ग है? वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आगे बहने के बाद में यही नदी कहां पर? भीलवाड़ा बिगोद के अंदर। भीलवाड़ा बिगोद के अंदर एक संगम बना के त्रिवेणी संगम। तो कौन सा संगम? त्रिवेणी संगम। और इस त्रिवेणी संगम के अंदर बनास बेड़च और एक मैनार, ये तीन नदियों के संगम से त्रिवेणी संगम बनता है। कहां पर? भीलवाड़ा बिगोद के अंदर। क्लियर है? इसी कारण मैंने बताया आयड़ सहायक किसकी है? बेड़च की। बेड़च किसकी सहायक है? बनास की। तो इस संस्कृति को क्या कहते हैं? बनास संस्कृति। यहां तक क्लियर है सभी का? इसके बाद मैं आपको आगे और क्लियर कर देता हूं इसके उपनाम। उपनाम। तो सबसे पहले धूलकोट। धूलकोट के बाद में जैसे मैंने आपको बताया बनास संस्कृति। बनास संस्कृति। बनास संस्कृति के बाद में आघाटपुर। आघाटपुर की सभ्यता। इसके बाद में ये कहां पड़ता है? उदयपुर के अंदर। और उदयपुर में क्या है? कौन सा वो पड़ता है? रियासत मेवाड़ रियासत के अंतर्गत पड़ती है। तो यहां पर क्या होते थे? शाखा हुआ करते थे। शाखा होते थे। शाखा के अंदर क्या होते थे? एक तो होता था केसरिया और एक होता था जौहर। तो जौहर में क्या होती थी? सती। क्या होती थी? सती। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? सतियों का महा
सतियों का महासतियों का टीला। तो इसके उपनाम क्या क्या हो गए? धूलकोट, बनास संस्कृति, घाटपुर और महासतियों का टीला। क्लियर है यहाँ तक? कौन सी नदी की नदी जो है इसकी वर्तमान आयड़ नदी, आयड़ नदी के किनारे ये विकसित होती है। अब आती है इसकी खोज। क्या आती है? खोज। इसकी खोज कब होती है? 1953 ईस्वी के अंदर। कौन सी ईस्वी में होती है? 1953 ईस्वी के अंदर। किसके द्वारा करी जाती है? तो वो करी जाती है अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। किसके द्वारा करी जाती है? अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। कब करी जाती है? 1953 ईस्वी के अंदर। अब आता है उत्खनन। उत्खनन कब करा गया इसका? 1956 ईस्वी के अंदर। 1956 ईस्वी के अंदर जो इसका उत्खनन करा गया वो किसके द्वारा करा गया? आरसी अग्रवाल के द्वारा। आरसी अग्रवाल के द्वारा क्या करा गया? इसका उत्खनन करा गया। इसके बाद में जो इसका विस्तारित उत्खनन जो करा गया, विस्तारित उत्खनन जो करा गया वो करा गया 1961 से 1962 के अंदर। किसके द्वारा करा गया? किसके द्वारा करा गया? एचडी साखलिया। एचडी साखलिया और इनके साथ में एक और थे। वो कौन थे? वीएन मिश्र। कौन थे? वीएन मिश्र। कौन थे? वीएन मिश्र। इन दोनों के द्वारा क्या करा गया? इसका वास्तविक उत्खनन। अब यहां पर आता है कि इसका उत्खनन कब करा गया? अगर यह आता है उत्खनन आता है 1956 आता है तो आपको 1956 में किसका द्वारा करा गया? आरसी अग्रवाल के द्वारा। और अगर इसका विस्तारित उत्खनन आता है तो अपने को करना है 61-62 के अंदर। किसके द्वारा करा गया? एचडी साखलिया और वीएन मिश्र। इन दोनों के द्वारा क्या करा गया? इसका उत्खनन करा गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी का भी कोई सवाल? इसके अलावा मैं कल आपको कालीगंगा सभ्यता गणेश्वर सभ्यता पढ़ाया था। गणेश्वर जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? ताम्रयुगीन। कौन सी सभ्यता थी? ताम्रयुगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? ताम्रयुगीन सभ्यता। तो मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि आपको ताम्र नगरी, क्या बताया था? ताम्र नगरी। तो ताम्र नगरी किसको कहते हैं? ताम्र नगरी कहते हैं यहाँ पर आहट सभ्यता को। किसको कहते हैं? आहट सभ्यता को क्या कहते हैं? ताम्र नगरी। क्या कहते हैं? ताम्र नगरी। और गणेश सभ्यता को क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। यहां तक क्लियर है? अब आता है यहां से अपने को क्या क्या अवशेष मिले। यहां पर ने करी खोज, खोज में हुआ उत्खनन और उत्खनन में अपने को यहां से क्या क्या अवशेष मिलते हैं? क्या क्या अवशेष मिलते हैं? अवशेष। तो यहां से क्या क्या अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं? बताइए क्या क्या अवशेष मिलते हैं यहां से? अवशेष। अवशेष में मैं आपको बताता हूं सबसे पहला जो अवशेष यहां से मिलता है वो अवशेष क्या मिलेगा? यहां से अवशेष में अपने को मिलते हैं यहां से एक मकान से, एक मकान से कितने चूल्हे मिले? 6 चूल्हे। कितने चूल्हे मिले? 6 चूल्हे एक मकान से मिलते। अब एक मकान में 6 चूल्हे मिलते हैं। आज भी अपने गांव के अंदर एक मकान में 2, 3, 4 चूल्हे अगर मिल जाते तो अपनों को क्या लगता है कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से रहते हैं? संयुक्त रूप से। कितने रूप से? भाई एक घर में अगर हम दो और हमारे दो, हम दो और हमारे दो वाला जो सिस्टम होता है वहां चूल्हा कितना मिलता है? एक मिलता है। लेकिन यहां पर जो चूल्हे मिले वो कितने मिले? एक मकान में 6 चूल्हे मिलते हैं। कितने चूल्हे मिलते हैं? 6 चूल्हे मिलते हैं। तो यहां पर जो परिवार रहा करते थे वो किस तरीके से रहते थे? वो रहते थे संयुक्त परिवार के अवशेष। अवशेष कैसे अवशेष मिले? संयुक्त परिवार के अवशेष। अब मान लो क्वेश्चन आपका बनता है कि संयुक्त परिवार के अवशेष कौन सी सभ्यता से अपने को मिलते हैं? तो संयुक्त परिवार के जो अवशेष मिलते हैं वो अपने को कहां से मिलते हैं? आहट सभ्यता से या धूलकोट सभ्यता, घाटपुर सभ्यता और महासतियों का टीले से अपने को काय के अवशेष मिलते हैं? संयुक्त परिवार के। संयुक्त परिवार के अलावा यहां से क्या मिले अपने को? इसके अलावा यहां से जो
अवशेष अपने को मिलते हैं, वो अवशेष मिलते हैं काहे के? सिक्कों के, काहे के? सिक्कों के। अब यहां से अपने को क्या होगा, कितने सिक्के मिलते हैं? 6 सिक्के और 3 मोहर मिलती है। क्या मिलते हैं? 6 सिक्के और 3 मोहर मिलती है। अब 6 सिक्के मिले, 6 सिक्कों में से जो एक सिक्का था उस पर क्या बना हुआ था? त्रिशूल। क्या बना हुआ था? त्रिशूल। और जो दूसरा सिक्का था उस सिक्के पे क्या बना हुआ था? अपोलो का चित्र। किसका चित्र? अपोलो का चित्र। काय का? अपोलो का चित्र। अब अपोलो कहां का है? यूनानी देवता। कौन है अपोलो? यूनानी देवता। अपोलो भी किस तरीके से मिला? एक हाथ में क्या मिला इसके? एक हाथ में तीर और पीछे की साइड क्या मिला? तरकस। क्या मिला? तरकस। तीर और तरकस के लिए अपोलो का चित्र कौन सी सभ्यता से प्राप्त होता है अपने को? आहट सभ्यता से। कहां से? आहट सभ्यता। अगर अपने को यहां से अपोलो का चित्र वाला सिक्का अगर अपने को मिलता है तो इस सभ्यता का कहीं ना कहीं संबंध कहां से है? यूनान से। कहां से है? यूनान से इसका कहीं ना कहीं संबंध है। अगर अपोलो का चित्र अपने को यहां से मिलता है, अपोलो का चित्र कहां से मिल रहा है? आहट सभ्यता से। तो अपोलो का यूनानी देवता है, तो यूनान से कहीं ना कहीं इस सभ्यता का कोई ना कोई संबंध रहा होगा। क्लियर है? इसके आगे अब यहां से अपने को क्या मिलता है? और क्या मिलता है यहां से? इसके अलावा मैंने बताया यहां से 3 मोहरें मिलती है। क्लियर है? इसके अलावा यहां से क्या मिला अपने को? पानी सोखने के लिए यहां क्या हुआ है? गड्ढा बनाया हुआ था। क्या बनाया हुआ था? गड्ढे। पानी सोखने के लिए क्या बनाया? गड्ढे। और गड्ढों में क्या थी? मटकियां रखी हुई थी। किस तरीके से? उल्टी मटकियां। क्या रखी हुई थी? उल्टी मटकियां। कैसी मटकियां रखी हुई थी? उल्टी मटकियां। क्लियर? क्लियर है? उल्टी मटकियां यहां पर रखी हुई इस गड्ढे में थी। उल्टी गड्ढियों। इसके अलावा यहां से क्या मिलता है अपने को? एक पात्र प्राप्त होता है। एक पात्र, जल पात्र, क्या मिलता है? जल पात्र। जल पात्र मिला, वो भी कैसा? बिना हत्थे वाला। कैसा जल पात्र मिला? बिना हत्थे का जल पात्र मिला, इस तरीके का जिसके कोई हत्था नहीं था। जिसके क्या था? बिना हत्थे का, बिना हत्थे का जल पात्र। क्या मिला? बिना हत्थे का जल पात्र। बिना हत्थे का जल पात्र कहां से मिलता है अपने को? आहट सभ्यता से। कहां से मिलता है? आहट सभ्यता से बिना हत्थे के जल पात्र मिलते हैं। और ऐसे जल पात्र कहां मिलते हैं? इराक में। कहां मिलते हैं? इराक में। तो कहीं ना कहीं सभ्यता का जो संबंध रहा होगा वो कहां से रहा होगा? इराक से। कहां से रहा होगा? इराक। एक आपको बताया था पानी सुखाने के लिए एक प्रणाली बताई थी हमने। पानी सुखाने के लिए क्या करते थे? ये लोग एक गड्ढा बनाते थे, उस गड्ढे में उल्टे मटके रखे होते थे। इस पद्धति को क्या कहते थे? चक्रकूप पद्धति। क्या कहते थे? चक्रकूप पद्धति। कौन सी पद्धति थी? चक्रकूप पद्धति। अब इसके अलावा यहां से क्या अपने को और अवशेष मिलते हैं? क्या अवशेष यहां से मिलते हैं? यहां से और कौन से अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं? यहां से और कौन से अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं? तो यहां से अपने को क्या मिलते हैं? यहां क्या मिलती है? कब्र में आभूषण सहित दफनाने के अवशेष। क्या मिलते थे? इस टाइम में जो आभूषण हुआ करते थे उन आभूषणों के सहित कब्र में दफनाने के अवशेष। अपने को कब्र पीछे भी मिली थी गणेश सभ्यता में। वो कैसी कब्र मिली? अंडाकार कब्र।
कैसी मिली? अंडाकार। और यहाँ पर कब्र मिली, उसमें क्या मिला? आभूषणों सहित दफनाने के अवशेष। काय के अवशेष? आभूषणों सहित कब्र में दफनाने के अवशेष। इसके अलावा यहाँ से क्या मिलते हैं अपने को? आभूषण मिले। तो आभूषण कैसे थे यहाँ पर? वो थे कीमती पत्थर के। काय के आभूषण थे? कीमती पत्थर के आभूषणों के अवशेष। आभूषणों के अवशेष कहां से मिलते हैं? कहां से मिलते हैं अपने को कीमती पत्थरों के आभूषणों के अवशेष? वो कहां से मिलते हैं? आहड़ सभ्यता से। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि आहड़ सभ्यता से किसके अवशेष मिलते हैं? किसके अवशेष मिलते हैं? तो आहड़ सभ्यता से अपने को अवशेष मिलते हैं, कीमती पत्थरों के अवशेष आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। इसके अलावा कब्र में आभूषणों सहित दफनाने के अवशेष कहां से मिलते हैं अपने को? आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? आयरन नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास। कब गई खोज? 1953 में।